गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हब में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज ही हम एक शॉट में इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो कुर्सी पेटी बांध लो और चैप्टर का मजा लो। चलते हैं आगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्क डन। वर्क डन होता क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले आप कोई भी काम करने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो और कोई आपको आउटकम मिल रहा है तो वहां पर वर्क हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ ही रहे हो और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं पढ़ाई करने के बाद, तो आपने वर्क डन किया। ठीक है, मेंटली किया, काम करके पढ़ के। लेकिन फिजिक्स में वर्क डन की भाषा कुछ और है। वर्क डन का जो मीनिंग है फिजिक्स के फील्ड में कुछ और निकल के आता है। क्या है वो चीज़, वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन समझते हैं। वर्क डन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, when a force acts on an object and the object moves, then we say that the force has done work on the object। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर फोर्स एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है। उस ऑब्जेक्ट के फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने की वजह से वो मूव कर रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे क्या, फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या, फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर काम किया। ठीक है, फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर क्या किया बच्चों, काम किया। दूसरे शब्दों में अगर देखें, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, क्या करने के लिए वर्क डन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वर्क डन है हमारे पास। ठीक है, वर्क डन किसी बॉडी को मूव कराने के लिए हम अगर करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। यानी कि जो फोर्स है हमारा, क्या है, फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है बॉडी पे, और उस फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस, क्या, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर करी है या मूव करी है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, तो वो वर्क डन कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये बॉक्स है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ इस पर, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में, और ये चलते 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 यहाँ पहुँच गया। जब ये यहाँ आ गया तो इसने कुछ मान लीजिए x डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ये फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारा वर्क डन कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, अब वर्क क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वर्क डन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। किन किन पे? सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा, यानी कि जो भी फोर्स की वैल्यू रहने वाली है उस पे, और डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, और जो डिस्टेंस उसने चला है, उस फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस उसने कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, उस चीज पे। तो फैक्टर समझ में आ गए। हमारा वर्क डन का डेफिनेशन और फॉर्मूला हमने देख लिया है। आगे चलते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन पे। क्या, यूनिट ऑफ वर्क डन पे, वर्क डन का क्या यूनिट है? यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, रिटन एज Nm। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। क्या, W इजिकल्स टू क्या है हमारे पास, F इंटू S। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, और S यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर। यहाँ से हमारा क्या यूनिट निकल के आता है। ये डेराइव्ड यूनिट है, ये फॉर्मूले से हम डेराइव करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट है जूल। क्या है, जूल। और CGS यूनिट क्या है हमारा, अर्ग्स। क्या बोलेंगे इसे, अर्ग्स। ठीक है, अभी वर्क डन क्या है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। समझे? चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्क डन का टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास F इंटू S, क्या था ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला था। अब अगर 1 जूल ऑफ वर्क, क्या वर्क हमारा क्या है, मैं मान लेता हूँ क्या, मैंने 1 जूल वर्क किया, किस चीज पे किया, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि 1 जूल वर्क डन हो रहा है, कब हो रहा है, जब एक ही न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, और जब एक ही न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और कितना, 1 ही मीटर जो है ऑब्जेक्ट मूव करा है। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 जूल ऑफ वर्क, यहां से हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या है, वो एक अमाउंट ऑफ वर्क है। कितना है वो अमाउंट ऑफ वर्क,
व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स जब क्या कर दे, बॉडी को डिस्प्लेस करा दे, कितना मीटर तक, 1 मीटर तक, तो क्या होगा, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा 1 जूल ऑफ वर्क कहलाता है। ठीक है, चलो अभी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है हमारा, हाँ देखो, अब ये तो रही किसकी बात, ये रही लीनियरली अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि एक लाइन में फोर्स लगा रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स किसी एंगल पर लगाई जाए तो क्या होगा, अगर फोर्स किसी एंगल पर लगाएं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कि फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए समझाने के लिए, हमारे पास हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम क्या कैरी बैग्स लेके जाते हैं, कुछ ऐसा एक बैग होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं, या ऐसे छोड़ो, चलो आसान बताते हैं, बचपन की याद आ जाएगी आपको। आपने ऐसी गाड़ी चलाई है जिसमें बच्चे रस्सी बांध लेते हैं और खींचते हैं ऐसे ओब्लिकली, चलाइए, सबने चलाई होगी, है ना, बचपन में। तो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, और हमारा बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तो हमारा ये वाला फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या था, इसमें इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो फोर्स है किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि फोर्स तो लग रहा है अलग डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलग डायरेक्शन में, ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर कैसे वर्क पॉसिबल है वो समझते हैं। यहाँ पर वर्क होगा किसकी वजह से, एंगल के वजह से, है ना, एंगल के थ्रू हम जो है फोर्स का वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे। कौन सा एंगल, ये वाला जो फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा एंगल है, ये क्या है, थीटा एंगल है। अब इस वाली कंडीशन के लिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को यहां पर समझते हैं, क्या है, देखो, साइन एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है, फोर्स, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है और ये क्या है हमारा एफ कॉस थीटा, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें क्या हम कॉस थीटा को यूज करके क्या निकालेंगे, हम वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट का यूज करके क्या वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो, इस फॉर्मूले को समझते हैं, पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं, क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्या है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी एफ का प्रोडक्ट, फोर्स का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ और किसके साथ, कॉस के थीटा एंगल के साथ, जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके बीच के एंगल का कॉस का वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, जहां पर क्या है, थीटा हमारा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस मूव, जितना उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या किया है, मूव किया है या कवर किया है, ठीक। चलो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी आगे चलेंगे, वहां पर समझेंगे किस तरह से चीजें और काम करती हैं, ठीक है। अभी वर्क डन के ही बारे में हम करने वाले हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ वर्क डन क्या है, एक चीज और बता देते हैं आपको, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ स्कूलों में तो बता दिया जाता है, ठीक है, एंगल वाला, यानी कि फोर्स ऑब्लिकली अगर लग रहा है तो क्या होगा, लेकिन कुछ स्कूल्स में यहीं तक जो है कवर कराया जाता है, ठीक है, इसी वाले कॉन्सेप्ट तक कवर कराया जाता है। इसके अलावा हाँ, ये वाला जो आप पढ़ोगे ये हायर, यानी 11th-12th में पढ़ने वाले हो आप, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने समझाया है क्योंकि ये थोड़ा सा बताना जरूरी है वर्क डन के टाइप समझने के लिए, ठीक है। अभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन क्या होता है वो समझेंगे। पॉजिटिव वर्क डन, देखो, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक। क्या, फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। क्या होता है वो, पॉजिटिव वर्क डन होता है। मतलब
हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और हमारा बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक, क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब देखो कैसे पॉजिटिव वर्क डन कैसे होगा, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एक मिनट, हाँ एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या किया है, एफ कॉस थीटा इंटू एस। यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था ना क्या, ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा, ये वाला, यही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या देखो एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हमारा हाँ इसे लेते हैं, इसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है। तो एफ के और एस के बीच में कितना एंगल हो गया, कितना डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉस थीटा जो एंगल रखेंगे कॉस 0 रखेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और बता देता हूं मैं, देखो कॉस के कुछ आपको 3 ही एंगल्स याद करने, ज्यादा नहीं, कॉस ये समझने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 वर्क डन समझने के लिए, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 का वैल्यू होगा 1, कॉस 0 डिग्री। अभी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 का वैल्यू होगा 0। ठीक है, हाँ, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1। ये 3 आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री एंगल बनता है अगर कॉस का तो 1 वैल्यू, कॉस 90 डिग्री बनता है तो 0, और कॉस 180 तो -1। यहीं से हमको पॉजिटिव नेगेटिव और 0 वर्क डन समझने हैं। तो पहला क्या है हमारा, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का, पहले केस में, यानी पॉजिटिव वर्क डन के केस में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मैं रखूंगा f इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी है भाई, कॉस 0 की वैल्यू है 1, मैं रखूंगा यहाँ 1 मल्टीप्लाई s। ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आया यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू क्या, f इंटू एस। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, मेरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 है अगर, तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी वर्क डन की, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में समझते हैं। देखो सेकेंड केस में क्या है, नेगेटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन कैसे है, देखो व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जब फोर्स जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ऐसा समझो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट हो गए दोनों। अब जब अपोजिट हो गए तो देखो यहीं पर देखते हैं, जब अपोजिट हो गए एक दूसरे के, देखो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन हाँ फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों अपोजिट में हो गए ना। अब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा भाई, इन दोनों के बीच में बनेगा क्या, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो cos 180 डिग्री की कितनी वैल्यू थी, बताओ बच्चों, cos 180 डिग्री की वैल्यू थी -1। ठीक है, तो सेम फॉर्मूले में मैंने क्या किया, cos 180 डिग्री का वैल्यू डाला, क्या, -1, क्या डाला, एफ एस cos थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पे 180 और cos 180 का वैल्यू कितना, -1, cos 180 का वैल्यू कितना, -1। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर देता हूं तो मुझे मिलता है -f इंटू एस। क्या मिलता है, W इज इक्वल्स टू f इंटू एस, वो भी किसका, नेगेटिव का। अब जब नेगेटिव आ गया मेरा तो ये मेरे को क्या लाके देगा, ये मेरे को लाके देगा एक नेगेटिव वैल्यू वर्क डन की, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा। क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या है, देखो थर्ड केस में परपेंडिकुलरली दोनों चीजें काम कर रही हैं। कैसे, फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ, कौन लगा रहा है फोर्स इस पे, कौन लगा रहा है फोर्स, बताओ, फोर्स लगा रही है हमारी ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स लगाती है ना नीचे की तरफ। ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ये एंगल हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एफ और एस के बीच में क्या बनता है, एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, 90 डिग्री। अब मैं रखता हूं एफ एस कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह रखता हूं 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या था बच्चों, कॉस 90 का वैल्यू था मेरा, क्या था, 0 ही था। ठीक है, क्या है, कॉस 90 0 और कॉस 0 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कॉस 90 का वैल्यू अगर मेरा 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पर रख देता हूं भाई फॉर्मूले में कॉस 90 का वैल्यू 0। तो अब जो मेरे को वैल्यू निकल के आएगा f इंटू एस इंटू 0 के साथ भाई किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है, वो खुद को, वो सबको अपने जैसा ही कर देता है, यानी कि 0 कर देता है। तो W इज इक्वल्स टू 0 वर्क डन।
क्या निकल के आया, जीरो वर्क डन। यानी कि व्हेन फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स, यानी कि अगर फोर्स एक्ट कर रहा है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके जो है राइट एंगल पे फोर्स एक्ट कर रहा है अगर, तो मेरा क्या होता है वहां पर, तो मेरा वर्क डन जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो तीनों केसेस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वैसे ज्यादातर जो है ये नहीं बताया जाता है, ये तीनों केसेस कैसे कैसे काम करते हैं मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलें तो हमारा वर्क डन तो कंसेप्ट यहाँ पर समाप्त होता है, खत्म होता है। आगे चलते हैं, हमारा क्या है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा क्या, एनर्जी। ओके, एक मिनट। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी। एनर्जी क्या है, ऊर्जा, यानी कि क्षमता। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम तो भाई कहाँ से लेते हैं एनर्जी, खाना खा के हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, एनर्जी का अगर हम वो देखें डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। क्या, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि कोई आदमी तो जो वृद्ध आदमी है, मान लो कोई बूढ़ा है, वो क्या करेगा, उसकी कैपेबिलिटी कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी किसी कार्य को करने के लिए। लेकिन जो हट्टा कट्टा पहलवान होगा वो क्या होगा, उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी ज्यादा होगी वर्क डन करने के लिए। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ आया क्या होता है एनर्जी हमारा, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में समझो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी द्वारा पोसेस करी जाएगी वो किसके इक्वल होगी, वो किसके इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। यानी कि जब एनर्जी रिलीज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में से या बॉडी में से, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसका वो किसके इक्वल होगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल होगा जो वो बॉडी पोसेस करेगी। ठीक है, समझ आया। यानी कि मेरे में एनर्जी है कि मैं 50 ईंट उठा के छत पे ले जाता हूँ, तो वो मेरी क्या है, वो मैं एनर्जी प्रोसेस कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए। अब वो जो मैंने एनर्जी यूज करी, वो मेरी एनर्जी कहाँ, वर्क डन करने में कंज्यूम हो गई। तो जो एनर्जी मेरे अंदर थी वो मैंने ईंटें उठा के छत पे ले जाने में यूज कर ली। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, समझ आया, आई होप इट इज क्लियर। अब नोट करने वाली क्या बात है, यहाँ पर नोट करने वाली समझने वाली क्या बात है, व्हेनेवर वर्क इज डन, जब भी आप कोई भी वर्क करोगे, जब भी आप कोई भी काम करोगे, तो क्या होगा, एनर्जी वहां पर कंज्यूम होगी ही होगी। बेशक आप सांस क्यों ना ले रहे हो, है ना, सांस लेने में भी तो एनर्जी जाती है, नहीं जाती। हमारे लंग्स काम करते हैं, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, वहां भी एनर्जी यूज हो रही है, बेशक से आप सोफे पे लेटे हुए हो, डजंट मैटर। अब तीसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, सेम वर्क की तरह, मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या मतलब इसका, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है, सेम एज वर्क डन। ठीक है, यहाँ भी अर्ग्स को सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, इसका अर्ग्स हो जाएगा। अब 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होता है, 1 जूल ऑफ एनर्जी समझते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब किसी 1 जूल वर्क को करने के लिए, 1 जूल ऑफ वर्क को करने के लिए जो एनर्जी यूज होगी वो क्या होगी, 1 जूल ऑफ एनर्जी होगी। क्या होगी, 1 जूल ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, वर्क डन कैन बी चेंज्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि वर्क डन को क्या कर सकते हैं हम, वर्क डन कैन बी चेंज्ड, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या मतलब होता है, उसका उल्टा भी हो सकता है। यानी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वर्क डन को किस में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी हम तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उल्टा भी इसका हो सकता है। ठीक है, एंड अब करेंगे हम बात टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। किसकी, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं जो आपने पढ़ी सुनी या देखी होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ भाई, जो हमारे घर बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। साउंड एनर्जी, जो साउंड यानी कि जो स्पीकर से आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, साउंड एनर्जी एक टाइप की, वो भी एनर्जी है। क्यों, क्योंकि बोलने में भी तो मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी ट्रांसफर होगी साउंड वेव्स में। ठीक है, लाइट एनर्जी, सन से लाइट आ रही है, ये हमारी लाइट है, जो भी आर्टिफिशियल। हीट एनर्जी,
आग से जो हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन्हें हम पढ़ेंगे। ये दो पढ़ने वाले हैं हम, किसमें, डिटेल में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में ही मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक इसके टाइप्स ऑफ एनर्जी में काइनेटिक पोटेंशियल हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस यूनिट में हाँ क्या करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे डिटेल में। अब इन दोनों को मैं अगर साथ बताऊं, एक साथ बोलूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ हम बोलें तो क्या होगा, अगर दोनों को एक साथ लें तो क्या हो जाता है, वो मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दें अगर, तो क्या बनता है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी बनता है। ये भी हम आगे कवर करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी की, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की एनर्जी है, समझेंगे इसे अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। क्या क्या बताती है, क्या स्टेट करती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या है, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में उसके किसकी वजह से, मोशन की वजह से, यानी कि मोशन की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। कहीं भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रहेगी। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी मोशन में है हमारी, ठीक है, इट हैज एनर्जी, क्या है उसमें, एनर्जी है, विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने बताया अभी, बॉडी अगर मोशन में तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, विच डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो काइनेटिक वर्ड है हमारा, जो काइनेटिक वर्ड निकल के आया है हमारा, वो कहाँ से निकल के आया है, वो आया है ग्रीक वर्ड से, यानी काइनिन से, जिसका मतलब क्या होता है, मोशन, ठीक है, मोशन या टू मूव, ठीक है, इसको नोट करना बच्चों। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी हमारी रेस्ट पर है, इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि जब बॉडी मोशन में रहेगी तभी वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी, अन्यथा नहीं। तो रेस्ट पे बॉडी है अगर हमारी, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है, उसमें क्या होने वाली है, जीरो काइनेटिक होने वाली है। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा है, 1/2 इंटू m इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है, क्या है, 1/2 इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर m क्या है, m है भाई मास, बॉडी, कोई भी बॉडी है पूरे यूनिवर्स में मास तो उसमें रहता है, ठीक है, तो मास किस में होना चाहिए, केजी में, और v से क्या है भैया, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है, आई होप, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। और अब इस पे एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या, देखो हमारे पास मान लो ये गाड़ी है और ये चल के जा रही है कहाँ, दूसरे जगह, मोशन में, ठीक है, तो जो ये गई है दूसरे प्लेस पे, जब ये गाड़ी ट्रैवल करके गई है, तो मान लो इसमें मास कितना है, हमने मान लिया इसमें 500 kg मास है, 500 kg मास है, और इसका वेलोसिटी कितना था, इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², करो भाई, हाफ 500 kg मास है इंटू v² क्या हो जाएगा, 100, एक मिनट, 10 का स्क्वायर, तो ये 1/2 इंटू, इसे यहीं काट लेते हैं, तो क्या बचा, 250 इंटू 100 बचा। अब ये कितना हो जाएगा, 250, एनर्जी का यूनिट क्या था, जूल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया 25,000 जूल, ठीक है, क्या निकल के आया, 25,000 जूल। तो समझ में आया बच्चों, इसी टाइप के न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी से आने वाले हैं। अब जो ये फॉर्मूला था, क्या जो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन था, वो कैसे निकल के आया, उसका डेरिवेशन कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये जो हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, कहाँ से आया भाई, पता करते हैं, चलो आज। देखो क्या है हमारे पास, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, हमने कोई बॉडी कंसीडर करी जिसका मास m है और मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, v वेलोसिटी के साथ जब मूव कर रही है वो, देन द वर्क डन टू स्टॉप द बॉडी, क्या उस बॉडी को रोकने के लिए जो यूज होगा, है ना, जो वर्क डन किया जाएगा वो किसके, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, हमने पढ़ा था वर्क डन करने के लिए अगर कोई बॉडी, क्या हमने क्या पढ़ा था पीछे,
हाँ, हमने ये पढ़ा था वर्क डन कैन बी चेंज इनटू वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, वर्क डन को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके डेरिवेशन में हम यूज करने वाले हैं। क्या, जो वर्क डन हो रहा है उस काइनेटिक एनर्जी, उस बॉडी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, टू स्टॉप, क्या करने के लिए, रोकने के लिए, द वर्क डन टू स्टॉप द बॉडी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जो वर्क डन होगा उस बॉडी को रोकने के लिए वही हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। अब जैसे चलते हैं आगे डेरिवेशन पे। क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्स का सबसे पहले तो वर्क डन का हमारे पास क्या है, वर्क डन हमारे पास कितना था, F इंटू एस, ठीक, F इंटू एस। अब हमें पता है क्या, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो भाई रखते हैं, F की जगह मैंने ये रखा m इंटू ए इंटू एस, ठीक है। अब बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था। अब देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे as का वैल्यू, यहाँ से as का वैल्यू डेराइव करेंगे, तो क्या होगा हमारा as का वैल्यू, as का वैल्यू होगा हमारा 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही होने वाला है। as का वैल्यू आ गया हमारा, as का वैल्यू आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम, इस as के वैल्यू को इसमें पुट कर दो, करो, क्या है हमारा w इज इक्वल्स टू m इंटू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहने वाला है, 0 मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 मान के चले तो क्या होगा, w इज इक्वल्स टू m इंटू हाफ v का स्क्वायर, ठीक है। यही कुछ हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखने को मिल रहा है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्या है देखो, w इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, यही है बच्चों, क्या यही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेराइव कर लिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स काइनेटिक एनर्जी को लेके कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी हैं, ठीक है। क्या चीजें हैं देखो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट, यहाँ से हमको क्या चीज क्लियर हो रही है फॉर्मूला से एक्चुअली, कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी, क्या, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। और किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का जो भी वेलोसिटी होने वाला है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आता है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ती है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे आप हो और आपका कोई छोटा भाई या बहन है, आपकी एज बढ़ेगी तो आपके छोटे भाई बहन की भी एज बढ़ेगी पक्का। तो क्या होगा, आपकी एज आपके भाई की एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई एक तरीके से। अब जैसे फॉर्मूले में क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स, क्या बोला है इसमें पहले स्टेटमेंट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और क्या बोला है, और बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जैसे ये है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, यानी मास अगर बढ़ता है बॉडी का तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी वेलोसिटी भी बढ़ती है, अगर वेलोसिटी भी बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं लेता हूं एलिफेंट का एग्जांपल। एलिफेंट का क्या, मास भी ज्यादा, बहुत बड़ा होता है मास ज्यादा, और वेलोसिटी भी क्या, अगर वो भागता है तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और वो आसानी से रुकेगा भी नहीं क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल जो रहेगी एलिफेंट की ज्यादा ही रहेगी, क्यों, क्योंकि इसका मास भी ज्यादा, और जब वो दौड़ने लगेगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा। तो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। इस फॉर्मूले से हमें ये चीज समझ में आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है। नेक्स्ट बात हो रही है, अगर मास ऑफ द बॉडी इज डबल, क्या हो, मास को डबल कर दें, दुगना कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो गेट डबल। क्यों, क्योंकि मास तो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो मास बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी। और अगर इफ द मास ऑफ द बॉडी इज हाफ, अगर मास आधा कर दिया मैंने बॉडी का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी हाफ हो जाएगी। प्रोवाइडेड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम, बेशक उसकी वेलोसिटी सेम रहे, लेकिन अगर मास के साथ छेड़छाड़ करोगे तो चेंज आएगा भाई काइनेटिक एनर्जी में। मास डबल, काइनेटिक एनर्जी भी डबल। और मास अगर हाफ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या, हाफ। ठीक है मास की बात होगी, अब करते हैं वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी में चेंज करने से क्या चेंज आने वाला है काइनेटिक एनर्जी में। अगर वेलोसिटी बॉडी की क्या है, डबल हो गई, दुगनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 4 गुनी। वेलोसिटी दुगनी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हाफ, आधा कर दिया, तो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। समझ आया। तो मास में या वेलोसिटी में छेड़छाड़ करेंगे, अगर चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल चेंज होने वाली है। ठीक है, समझ आया। इसलिए सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, मास पे और वेलोसिटी पे, क्योंकि यही दोनों चीजें फॉर्मूले में है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए क्या होगा, हैवी बॉडी इज मूविंग विद हायर वेलोसिटी। इसलिए क्या होता है, हैवी बॉडी जो होती हैं, भारी कोई भी हमारी बॉडी है तो क्या करेगी, वो हायर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। हैव, एक मिनट, हाँ, अगर हमारी बॉडी क्या है, हैवी बॉडी इज मूविंग विद हायर वेलोसिटी, अगर हैवी बॉडी हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी होने वाली है। क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी अगर वो हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है हैवी बॉडी। और दे कैन डू मोर वर्क, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा वर्क करेंगे। कैसे, हाँ, ज्यादा वर्क करेंगे। अब देखो, देन स्लो मूविंग बॉडी ऑफ द स्मॉल मास, यानी कि अगर कोई बॉडी हमारे पास हल्की है, हल्की बॉडी है, कम मास है उसका, वो क्या कहते हैं, भारी बॉडी के कंपेयर में क्या होगा, काफी डिफरेंस रहेगा काइनेटिक एनर्जी में उनकी में। ठीक है, हैवी बॉडी हायर वेलोसिटी के साथ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी। और हल्की बॉडी क्या करेगी, हल्की बॉडी क्या करेगी, उसमें मास कम है तो वेलोसिटी भी कम रहने वाली है। ठीक है, कम तो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कम रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपको कंक्लूजन सारे क्लियर है आई होप। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं, सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का हमारा टॉपिक यहीं तक खत्म होता है। काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब काम करेंगे हम किस पे, अब बात करने वाले हैं किस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या, हाँ, इट स्टेट्स दैट, क्या हमें पता चल रहा है, क्या स्टेटमेंट इसका हमें समझना है। देखो, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी किसी भी बॉडी द्वारा पोसेस हो रही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन, यानी कि कोई भी हमारी बॉडी है एनर्जी प्रोसेस कर रही है, किस वजह से, पोजीशन और ओरिएंटेशन की वजह से, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है और ओरिएंटेशन क्या है, उस वजह से किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी क्या होती है, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बाय पोजीशन कैसे प्रोसेस कर सकती है, बाय पोजीशन यानी कि पोजीशन के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूले में पोजीशन वर्ड आया है, तो ये कैसे काम करती है समझते हैं। जब बॉडी हैज अ सर्टेन पोजीशन, यानी कि उसकी कोई पोजीशन है, अगर ये किसी भी स्टेट में है, किसी भी स्थिति में है, इट हैज एन एनर्जी, उसमें क्या होता है, एक एनर्जी होती है विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो जिसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किस वजह से है, सर्टेन पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी प्रोसेस कर रही है। बाय ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से क्या समझते हैं, इफ अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग स्टोरिंग एनर्जी, यानी कि अगर बॉडी कैपेबल है होल्डिंग और स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी को होल्ड करने में या स्टोर करने में कैपेबल है, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, किस वजह से, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। समझ आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी कैपेबल है किसी एनर्जी को प्रोसेस करने में ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से द एनर्जी स्टोर्ड, तो क्या होगा, द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड, उस एनर्जी जो स्टोर है उसमें बॉडी में किन वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। अब बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आई होप क्लियर है आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed और acquired by an object, क्या possessed और acquired by an object, कोई भी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा क्या करी जाती है, पोसेस करी जाती है ना, ड्यू टू अ चेंज,
किसमें चेंज हो रहा है? ड्यू टू अ चेंज इन इट्स पोजीशन। किसमें चेंज हो रहा है? पोजीशन में चेंज हो रहा है। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो जिस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन में क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed और एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी द्वारा या ऑब्जेक्ट द्वारा पोसेस करी जाती है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। किस वजह से? उसके पोजीशन में चेंज आने की वजह से। जब वो कहाँ हो? ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। किसमें हो? ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो क्या है? इट कैन बी सेड दैट, क्या इट कैन बी सेड दैट, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। यानी कि अगर कोई भी फोर्स मतलब कोई भी एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है? रिलेटेड है, तो उसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिंपल टर्म्स में समझ में आया? कैन बी सेड दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किससे रिलेटेड हो? ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हो और ग्रेविटी से रिलेटेड हो। समझ आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स किस वजह से, पोजीशन की वजह से होती है, और जब ऑब्जेक्ट किस में प्रेजेंट हो? ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट हो। ठीक है, हाइट पे होगी तो उस पर ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है? पाथ इंडिपेंडेंट से क्या समझ में आ रहा है? पाथ इंडिपेंडेंट से समझ में आ रहा है हमारे, देखो एग्जाम्पल लेके बताते हैं क्या। हाँ, यहाँ देखो, हटा देते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं ले गया ऊपर इस हाइट पे। ठीक है, ये क्या है? मेरा सीधा सीधा पाथ है। ठीक, लेकिन हाइट है सेम। क्या है? हाइट है h मान लेते हैं। ठीक है, हाइट सेम है h। और दूसरा, मैं मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मैं इसे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ले जाके इसी हाइट पे ले जाके रख देता हूँ। क्या? इसी हाइट पे ले जाके रख देता हूँ, h हाइट पे। तो भाई अगर मैं इसे ऊपर ले गया तो एनर्जी में मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हाइट तो सेम ही है। ठीक है, और मास भी ऑब्जेक्ट का सेम है। मास में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, ना ही हाइट में चेंज किया, और ग्रेविटी भी तीनों दोनों पे क्या सेम ही लग रही है। क्या? सेम ही लग रही है, तो कुछ चेंज आया नहीं। समझ आया? और हाँ, अब देखो इसके फॉर्मूले के थ्रू समझा दो कैसे। फॉर्मूला क्या पोटेंशियल एनर्जी का? m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो मास भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम लग रही है, हाइट भी सेम है तीनों जगह। दोनों जगह हाइट भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम लगने वाली है, m मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो क्या हुआ? ये पाथ इंडिपेंडेंट होगी। किसी भी रास्ते से ले जाओ आप, पाथ किसी भी पाथ से ले जाओ, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? इन तीनों चीजों पे। इन तीनों चीजों पे, मास, ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। ठीक है, समझ आया? जहाँ पर क्या है? m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरा हाइट, किस हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? ग्राउंड से लेके चलेंगे, ग्राउंड से ही नापेंगे हाइट को। ठीक है, फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो भाई क्या है हमारे पास, W क्या है? F इंटू एस। ठीक है, और F क्या था मेरे पास? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात क्या है? एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g, स्मॉल g। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? m इंटू जी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी कि हाइट पे है, किसी एक ग्राउंड से अब हाइट पे है, तो हाइट की बात हो रही है। तो मैं क्या करूँगा? हाइट की बात हो रही है तो क्या जी हमें इंक्लूड करना रहेगा यहाँ। तो ग्रेविटी भी खींचेगी उसे ऑब्जेक्ट को ऊपर से हाइट पे से। तो अब क्या है मेरे पास? f का वैल्यू m इंटू जी। अब यहाँ पर रखता हूँ मैं क्या? m इंटू जी इंटू एस। s मतलब यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। ठीक है, s मतलब क्या? हाइट। तो m इंटू जी इंटू एच। समझ आया? तो यहाँ पर जो वर्क डन मैंने किया, क्या ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए, तो उसमें जो एनर्जी मेरी आई वो क्या आई? ये आई। वही एनर्जी क्या है मेरी? यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, m इंटू जी इंटू एच। समझ आया कैसे इसका फॉर्मूला निकल के आया? तो यही कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का जो आपको समझना है। ठीक है, एग्जांपल लेके आपको एक आध न्यूमेरिकल समझते हैं। अब
मेरे पास ये हमारी लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म पे क्या एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, h इज टू 10 मीटर, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास मैं मान लेता हूँ m इज टू कितना, m इज मैं मान लेता हूँ कितना 5 kg, ठीक है। और g, जो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना, वो 10 मान के चलते हैं, चलो यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, तीन चीजें हमारे पास हैं, तीनों चीजों में 5 kg हमारे पास मास है, g ग्रेविटी कितना है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिया है, h हमारा क्या है 10। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो g कई सारी जगह पे हम g की वैल्यू 10 भी लेते हैं, ठीक है, कई सारी जगह पे हम g की वैल्यू 10 भी लेते हैं, लेकिन g की वैल्यू 9.8 ही एग्जैक्ट होती है। जो कैलकुलेट करके आएगी वो काफी कम डिफरेंस है इनमें, 0.2 का डिफरेंस है, इसलिए हम कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लिकेशन ना हो सीधे हम 10 मान के चल रहे हैं अभी। क्या है देखो, ये हमारा हो जाएगा 500 सीधा सीधा 500 जूल, ये भी एक टाइप की एनर्जी ही तो है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। अब ये जो हमारी एनर्जी निकल के आई, ये है पोटेंशियल एनर्जी, किस वजह से है ये है हमारे बॉडी में हाइट होने की वजह से, m इंटू जी इंटू एच। अब इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको काफी सारे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी, अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं सारे। आई होप इट इज क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी हमारा यहीं खत्म होता है, आगे चलते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक मिनट, एनर्जी पढ़ने वाले हैं, क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है उसका लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, क्या कहती है ये, हमें क्या समझ में आता है इस चीज से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें समझ में आता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना ही हम बना सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्या, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बस। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, और मेरे में एनर्जी आई, मैंने क्या किया, मैंने वर्क किया, एग्जांपल लिया था मैंने जैसे पहले कि मैंने 50 ईंटें ले जाके छत पर रखी, तो मैंने वो एनर्जी क्या करा, अपने यूज करी, कन्वर्ट कर दी किसमें, उस वर्क डन को करने में, जो ईंटें में छत पर लेकर गया, ठीक है। तो एनर्जी क्या हुई, एनर्जी कन्वर्ट हो गई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये क्या हुआ, चेंज होगी किसमें, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, कन्वर्ट होगी, चेंज होगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या, अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में क्या, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो ना ही तो क्रिएट हो रही ना डिस्ट्रॉय हो रही, उतनी की उतनी ही बनी हुई है, तो कांस्टेंट रहेगी वो पूरे यूनिवर्स में टोटल एनर्जी जो है। एंड डिवाइडेड इन मैनी फॉर्म्स, किसमें, और बहुत सारे फॉर्म्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे फॉर्म्स में डिवाइडेड है, फॉर्म्स भी समझेंगे क्या है, विच आर इंटरचेंजेबली कनेक्टेड विद वर्क डन, वो किसके साथ कनेक्टेड हैं, इंटरचेंजेबली विद वर्क डन। कैसे, एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी से क्या करेंगे, वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। इसी तरह से साइकिल चलता रहता है, और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्या है, इंटरचेंजेबली कनेक्टेड हैं, ठीक है, वर्क डन के साथ। व्हेनेवर द एनर्जी चेंजेस, क्या, जब भी क्या होगा, एनर्जी चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेनेवर द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है एनर्जी, तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। यही वाला स्टेटमेंट समझो, क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन डिवाइडेड है इन मेनी फॉर्म्स, कई सारे फॉर्म्स में डिवाइडेड है, व्हिच इज इंटरचेंजेबली कनेक्टेड विद वर्क डन, जो वर्क डन के साथ इंटरचेंजेबली कनेक्टेड है, ठीक है। जब भी एनर्जी चेंज होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जब भी चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल अमाउंट कितना रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा एनर्जी में, एनर्जी की क्वांटिटी में। देखो एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटर, सोलर पैनल, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में,
इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब मोटर किस में कन्वर्ट कर रही है, मोटर कर रही है भाई ये किस में कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में मूव करती है ना ये। अब मूव करती है तो हम इससे कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे फैन में होता है, फैन में क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी से घूमता है और हमें क्या, हमें हवा खाने को मिलती है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मूव करा रहा है इस तरह से। सोलर पैनल क्या करते हैं, सोलर पैनल करते हैं सोलर एनर्जी को किसमें, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, स्पेस नहीं, सोलर एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, समझ आया। तो ये तीनों जो हमारे डिवाइसेस हैं ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही तो कर रहे हैं, समझ आया। आई होप इट इज क्लियर किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। और हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कैसे करते हैं, जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनके बेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स और टरबाइंस लगे होते हैं, जनरेटर्स लगे होते हैं, जो सेम ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, ठीक है, समझ आया। सोलर पैनल्स आयो क्लियर है किस तरह से काम करते हैं, इजी है। अब आता है मैकेनिकल की बारी, क्या, मैकेनिकल एनर्जी की बारी। मैंने बताया था शुरुआत में क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दें, एक साथ मिला दें तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब इसका, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, सम रहेगी किसका, यानी कि जोड़ रहेगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है और ये दोनों रहती हैं एक ऑब्जेक्ट में रहती हैं दोनों चीजें, कब, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक रहेगी, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या किसी एक जगह पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल रहेगी, दोनों रहेंगी, लेकिन रहेंगी क्या, कांस्टेंट। ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगी, ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगी। और क्या मैकेनिकल एनर्जी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है इन दोनों का सम, क्या कहलाती है, इन दोनों का सम, ठीक है। दैट इज यूज्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, क्या करने के लिए, हम क्या करने के लिए यूज करते हैं एनर्जी का, विच इज यूज्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, दूसरे शब्दों में इट डिस्क्राइब्स द It describes the energy of an object because of its motion और position और both। यानी कि अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं मैं तो ये एक तरह से एनर्जी की तरह से ही हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब किस वजह से, मोशन की वजह से किसी बॉडी के या उस बॉडी के पोजीशन की वजह से, ठीक है। फॉर्मूला इसका सिंपल है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस हाफ mv² ठीक है, क्या, mgh प्लस हाफ mv²। अब आगे चलते हैं, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका प्रूफ क्या है भाई, कैसे ये कंजर्व रहती है। देखो एनालिटिकल मेथड हम समझते हैं क्या है एनालिटिकल मेथड। हमारे पास ये बॉल है ए पॉइंट पे रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है। अब ये हाइट पे है, ये मान लो मैंने इसकी हाइट है किसकी, क्या h मान लेते हैं, क्या है h हाइट मान के चलते हैं, ठीक है। ए हाइट पे हमारी क्या, सॉरी ए पोजीशन पे क्या है, हमारी बॉल रेस्ट पे है h हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट पे है और एक पोजीशन पे है, 20 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0 जूल, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेस्ट पे है ये, तो 20 प्लस 0 20 जूल, 20 जूल रहा इक्वल। अब मैंने ये बॉल ऊपर से नीचे गिराई, अब ये बॉल नीचे गिराई तो नीचे गिरी, बी पोजीशन पे आई, पॉइंट बी पे आई, हाइट क्या हुआ इसका, कम हुआ, हाइट कितना हुआ, कम हो गया, तो हाइट कम हो गया और क्या हुआ, ये मोशन में भी आई, रेस्ट पे से ये मोशन में भी आई है, नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी क्योंकि इस पे फोर्स लगा रही है, तो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी कम होके 15 जूल हो गया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 5 जूल हो गया। लेकिन जो हमारी टोटल एनर्जी जो रही हमारी वो 20 जूल ही है, चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ याद करो, क्या था, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल 20 था, काइनेटिक 0, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल 15, काइनेटिक कितना हुआ, 5 हुआ, तो ये क्या हुआ, यहाँ से कन्वर्ट होकर काइनेटिक में पहुंच गई। तो सम कितना आया दोनों का, सम इतना ही आया जितना पहले था, 20 ही आया। अब बी से सी पोजीशन पे आई, नीचे गिर रही है बॉल, अब कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, क्यों, क्योंकि हाइट भी कम हो गई और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है।
वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी बढ़ रहा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी बॉडी में कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 + 10 = 20। काइनेटिक कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना, 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना, वो भी 10 जूल। तो सम कितना, 20 जूल, जो शुरू से सेम ही है। अब डी पॉइंट पे आई, क्या डी पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट आया, हाँ बॉल आई। अब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये क्या है, ऊपर से नीचे जब गिर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी कितना इधर, 5 जूल, काइनेटिक 15 जूल, कितना सम 20 जूल। क्या हुआ, सेम ही रही, नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब लास्ट में जब आया, लास्ट में हमारी बॉल कहाँ पे आई, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले क्या हुआ, ई पॉइंट पे 0 जूल हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, हाइट से क्या नीचे आ गई बिल्कुल। और काइनेटिक एनर्जी क्या हुई हमारी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी, 20 जूल हो गई। तो ये 0 + 20 रही, यानी कि नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है हमारी, सेम ही है थ्रू आउट द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर से जितना नीचे आया तो क्या हुआ, 20 जूल ही रहा। यही क्या है, यहीं से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। किसी टाइप की एनर्जी हो कंजर्व ही रहेगी। एनर्जी को ना बनाया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, पावर समझते हैं। पावर क्या है, पावर भाई, पावर से तो क्या समझ में आता है, पावर से समझ शक्ति। पावर मतलब क्या, शक्ति। शक्ति से क्या समझ में आता है, कितनी आपके अंदर क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, किस रेट से आप उस कार्य को कंप्लीट करते हो। एनर्जी वाला पढ़ा था, एनर्जी में क्या था, एनर्जी में था कि क्या क्षमता है मेरे अंदर, कितनी क्षमता है काम करने की। यहाँ पर क्या है, किस रेट के साथ मैं काम कर सकता हूँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या है इसका फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी पर्टिकुलर वर्क को मैं यूनिट टाइम में कितना कर पा रहा हूँ, कितना रेट के साथ कर पा रहा हूँ, तो वो हमारा पावर कहलाता है। एग्जाम्पल वही हम लेते हैं, मजदूर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो है कोई बूढ़ा मजदूर, एक है एक नौजवान हट्टा कट्टा। तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वो मान लो एक घंटे में यंग मैन तो भाई एक घंटे में यंग मैन चढ़ा रहा है 100 ईंटें, है ना, 100 ब्रिक्स को वो छत पे ले जा रहा है। और वहीं जो ओल्ड मैन है वो एक घंटे में मात्र क्या कर रहा है, 20 ब्रिक्स को ही ले जा पा रहा है। क्या कर रहा है, 20 ईंटों को ही छत पे ले जा रहा है। तो इधर रेट किसका ज्यादा हुआ, एक घंटे में 100 ईंटें ले जाने वाले का। क्यों, क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे रहा है, तो उसका क्या, उसके अंदर पावर ज्यादा है काम करने के लिए। समझ आया, ये कंसेप्ट समझो। अब दूसरे शब्दों में अगर देखें, द रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी कि जिस रेट पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्या हो रहा है, जिस रेट पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है और यूटिलाइज हो रही है, या यूटिलाइज हो रही है, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं बच्चों पावर। क्या बोलते हैं, पावर। मतलब द रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट पे एनर्जी कंज्यूम करी जा रही है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोला जाता है। ठीक है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड होगा केवल और डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर देखो, यूनिट समझते हैं क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। अनदर यूनिट इज हॉर्स पावर, दूसरी यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर, जो कार के इंजन्स में या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के इंजन्स में जिसकी जो यूनिट नापी जाती है, वो यूनिट कौन सी होती है, पावर की, हॉर्स पावर बोला जाता है। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या है इसका, दो फॉर्मूले हैं। देखो एक तो फॉर्मूला ये है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। दूसरा क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। दूसरा मतलब ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट था, यानी कि जिस रेट पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि जितनी एनर्जी यूनिट टाइम में कंज्यूम हो जा रही है, वो क्या कहलाएगी, वो भी पावर ही कहलाती है। ठीक है, वो भी क्या कहलाती है, पावर ही कहलाती है। अब आई थिंक पावर का सबको समझ में आ गया होगा। पावर का काफी आसान कंसेप्ट है, आगे चलते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो।
ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।